हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटा भोग जी की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर आपको सांख्यिकी के अंदर माध्यक के बारे में बताया था, उससे पहले आपको समांतर माध्य के बारे में बताया था। तो माध्य और माध्यक दोनों जो चैप्टर थे वो आपको क्लियर करवा दिए गए थे। सांख्यिकी के अंदर तीसरा केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप होता है वो है बहुलक। तो आज आपको बहुलक के बारे में बताने जा रहे हैं। माध्यक और बहुलक में तीनों में से सबसे आसान है बहुलक ज्ञात करना। माध्यक और माध्य से भी बहुत ही आसान है बहुलक ज्ञात करना। तो हम बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, बहुलक क्या होता है, ये आज आपको बताते हैं। सांख्यिकी के अंदर कुछ ऐसे आंकड़े दिए हुए हो सकते हैं जिनमें कुछ आंकड़े सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर सभी आंकड़ों को देखा जाए तो उनमें कुछ मान ऐसे होते हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे किसी क्लास के अंदर क्लास का स्टैंडर्ड देखें हम, तो इंटेलिजेंट छात्र अगर ज़्यादा हो तो इंटेलिजेंट छात्र उस क्लास के बहुलक बन जाएंगे। या फिर कमज़ोर छात्रों की संख्या ज़्यादा हो तो उस क्लास में छात्रों का जो स्टैंडर्ड है वो बहुलक के रूप में सबसे कमज़ोर होगा। तो इस प्रकार से आज आपको बहुलक के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब ये आंकड़े किसी भी प्रकार से दिए हो सकते हैं, एक बंटन सारणी के रूप में भी दिए हो सकते हैं, या फिर ऐसे सामान्य सूचना के रूप में भी दिए हुए हो सकते हैं। हमें उनका बहुलक ज्ञात करना है तो ये बहुत ही आसान है। हमें उन आंकड़ों में ऐसे मानों को देखना है जिनकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है, जो सबसे ज़्यादा बार आते हैं वही बहुलक होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कुछ आंकड़े लिख रहा हूँ, जैसे 5, 2, 7, 5, 3, 0, 2, 5, 5, 6, 6, 7, 2, 1, 2 और 0। इस प्रकार के कुछ आंकड़े हैं। मान लेते हैं ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक है उनको दर्शा रहे हैं। ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है ऊपर कि दिए गए आंकड़े एक कक्षा 10 के विद्यार्थियों के जो अंक है प्राप्त किए गए उनको दर्शाते हैं। आप इन अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अर्थात 10 में से छात्रों के जो नंबर आए वो इस प्रकार से हैं कि एक छात्र के 5 नंबर आए, एक के 10 में से 2 आए, एक के 7, फिर एक किसी विद्यार्थी के 5 नंबर आ गए। ऐसे किसी के 3, 2, 1, 2, 5, 5, 6। इस प्रकार से छात्र अंक प्राप्त कर रहे हैं 10 अंकों के टेस्ट में से। अब यहाँ पर ये पूछा जाए आपसे कि इन दिए गए प्राप्तांकों का बहुलक क्या होगा, बहुलक ज्ञात कीजिए। अर्थात आपसे ऐसा पूछा जा रहा है कि ऐसे छात्र बताइए जो सबसे ज़्यादा बार ऐसे एक ही समान अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें 5 जो है उसकी आवृत्ति ज़्यादा बार हुई है, अर्थात 5 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। बाकी तो 2, 1 इस प्रकार से हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो 5, 1, 2, 3 और 4 बार है, जबकि 2 की बात करें तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 2 भी 4 बार है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बार होगा वो बहुलक होगा। लेकिन अब ऐसी स्थिति बन सकती है कि दिए गए आंकड़ों में 2 समान राशियाँ बराबर आ जाए। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो 2 की आवृत्ति 2, 3 और 4 बार, अर्थात 2-2 अंक प्राप्त करने वाले 4 छात्र हैं, जबकि 5-5 अंक प्राप्त करने वाले छात्र 1, 2, 3, 4, ये भी 4 है। इससे ज़्यादा अगर देखते हैं जैसे 6 है तो उसकी आवृत्ति 2 ही है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बार अंक आया है वही बहुलक होगा। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर आप प्रॉब्लम में आ सकते हो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार देखें तो 2 भी सबसे ज़्यादा बार है, 4 बार है, और 5 भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार है, 4 बार है। तो ऐसी स्थिति में छात्र इस कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि यहाँ पर बहुलक 2 बताया जाए या फिर 5 बताया जाए। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो दोनों ही जो आंकड़े होंगे, मान होंगे, वो बहुलक कहलाएंगे। अर्थात यहाँ पर इन
दी गई सूचना या जो दिए गए प्राप्तांक है उनका बहुलक 5 भी है और 2 भी है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें अगर बहुलक पूछेगा तो कुछ आंकड़े सबसे ज़्यादा बार होंगे और उसी के अनुसार हमें बहुलक बताना है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने लिखा है उनमें जो प्राप्तांक है 10 अंकों में से, उनमें 2-2 अंक प्राप्त करने वाले छात्र 4 हैं और 5-5 अंक प्राप्त करने वाले छात्र भी 4 है, अर्थात सबसे ज़्यादा बार 2 की और 5 की आवृत्ति हुई है जो समान है। तो यहाँ पर ये बताना कि इनका इस सूचना का जो बहुलक है वो 5 है या फिर 2 है तो ये गलत माना जाएगा। यहाँ पर 5 भी बहुलक है और 2 भी बहुलक है। लेकिन अगर इस प्रकार से इसको और बना दें कि ये आंकड़े हैं दिए गए और इनका बहुलक याद कीजिए, तो आपको बस क्या करना है, इस प्रकार के अगर आंकड़े दिए हुए हों तो उनमें ऐसे आंकड़े देखने हैं, ऐसी सूचना देखनी है जो सबसे ज़्यादा बार आई है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार है। तो यहाँ पर देखें हम 5 को, 5 की आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार हुई है 5 बार, तो यहाँ पर सीधे ही बहुलक 5 हो जाएगा। बाकी जो आंकड़े हैं उनसे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है कि ऐसे नहीं कि 7 है या 0 भी है। अगर उसकी आवृत्ति कम है तो उनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर यहाँ पर इस 7 को हटा दें हम तो भी बहुलक 5 ही रहेगा। अगर किसी और अंक को उठा दे, जैसे 0 को उठा दे तो भी बहुलक 5 रहेगा। उनसे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुलक का मतलब है सबसे ज़्यादा बार आवृत्ति वाला वर्ग, अर्थात जिस मान की सबसे ज़्यादा बार आवृत्ति होती है वो ही बहुलक कहलाता है। अब कुछ छात्र यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कि ये जो 5 है वो 7 बार आया, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार आया है, तो वो ये देखते हैं कि 5 की आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार हुई है, 6 बार हुई है, तो बहुलक 6 बता देते हैं, अर्थात उसकी जो आवृत्ति है उसको ही बहुलक बता देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर बहुलक 6 नहीं है, ऐसे नहीं कि 5 की आवृत्ति 6 बार हुई है तो ये 6 होगा बहुलक, अर्थात इन दिए गए आंकड़ों में से ही बहुलक होता है, उसकी जो आवृत्ति होती है वो बहुलक नहीं होता है। जो सबसे ज़्यादा बार आता है उस मोड को ही हम बहुलक कहेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार किसकी आवृत्ति हुई है, 5 की हुई है, तो यहाँ पर बहुलक होगा 5, अर्थात 6 नहीं। तो बहुत ही इजी चैप्टर है आपका, बहुत ही आसान चैप्टर है। ऐसे कुछ भी जो आंकड़े दिए हुए हैं उनमें आपको आवृत्ति देखनी है कि किस चर की या किस संख्यात्मक मान की आवृत्ति सबसे ज़्यादा हुई है, सर्वाधिक हुई है, वो ही बहुलक कहलाएगा। तो यहाँ पर बहुलक है 5। और आपको अगर कोई समान राशियाँ मिल जाती है बराबर आवृत्ति वाली, तो ऐसी स्थिति में आपको दोनों को ही बहुलक बताना है। जैसे यहाँ पर 6 और लिख दिया जाए और अब 6 की आवृत्ति भी 6 बार है और 5 की आवृत्ति भी 6 बार है, तो ये 6 भी बहुलक है और 5 भी यहाँ पर बहुलक कहलाएगा। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही आसान सिंपल सा चैप्टर है, आप आराम से बहुलक बता सकते हो। सीधे केवल मात्र देखकर ही बताया जा सकता है। ऐसे आंकड़े दिए हुए होने पर इनको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे नहीं कि इनको हल करेंगे, कोई फॉर्मूला लगाएंगे या फिर गुणा भाग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता बहुलक के अंदर। अर्थात दिए गए आंकड़ों में हम सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाला आंकड़ा देखते हैं और उसी को बहुलक बता देते हैं, वही बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर बहुलक के लिए और अधिक क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। कैसे भी आंकड़े दिए हुए हो इस प्रकार से आपको उनमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति किस बहुलक किस वर्ग की है, वो ही मोड कहलाएगा। तो बहुत ही आसान है। लेकिन अब बात हम करेंगे बंटन सारणी की। ये तो सीधे ऐसे आंकड़े दिए हुए हैं, सूचना दी गई है, इनमें हमने देख लिया कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, उसको बहुलक बना लिया। दूसरी बात, इन आंकड़ों से भी हम एक बारंबारता बंटन सारणी बना सकते हैं, जो आपको पिछले वीडियो के अंदर माध्यक में बताया है कि किस प्रकार से हम आंकड़ों का सारणीयन करते हैं और उस प्रकार उसके हिसाब से फिर माध्य या माध्यक ज्ञात करते हैं। तो उसी प्रकार से हम बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इनकी बंटन सारणी भी बनवाई जा सकती है और उसके बाद आपसे माध्यक और बहुलक पूछा जा सकता है, जो ज़्यादातर 9th क्लास के अंदर होता है। 9th क्लास के अंदर इस प्रकार से दिए हुए आंकड़े होते हैं और उनसे पूछा जाता है कि दिए गए आंकड़ों की बंटन सारणी बनाइए और उसके बाद माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बंटन सारणी बनाना बहुत ही आसान है, आपने पहले भी बंटन सारणी बनाई होगी, बारंबारता बंटन सारणी। जैसे हम यहाँ पर बंटन सारणी के रूप में इनको लिखेंगे तो एक तो वर्ग बना लेंगे और उसकी एक फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। तो ये x वर्ग को x से व्यक्त करते हैं और फ्रीक्वेंसी को f से। यहाँ पर आपको क्या करना है,
ये जो आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों के अंदर आपको सबसे छोटे जो आंकड़े हैं, मान है, उनको लिखना है। जैसे इनमें सबसे छोटा मान 0 है तो ये 0, उसके बाद में देखते हैं अगला 1 है, फिर 2 भी है, 3 भी है, यहाँ पर देखा जाए तो 4 नहीं है तो 4 को नहीं लिखना है, 5 है, 6 है और 7 है। इस प्रकार से इन आंकड़ों को लिख लेते हैं। एक एक बार लिखना है। यहाँ पर सिर्फ ये बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज के हैं, अर्थात ये आंकड़े जो शुरू हो रहे हैं उनकी शुरुआत 0 से हो रही है और अधिकतम 7 तक जा रही है। तो ये 0 से लेके 7 तक के रेंज के हैं, वो यहाँ पर लिख देना है। अगर यहाँ पर आप 4 भी लिखोगे तो फिर 4 की आवर्ती 0 मानी जाएगी, इसलिए लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको शून्य मानना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर 4 को नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर 4 आया ही नहीं है, 4 अंक प्राप्त करने वाले कोई छात्र है ही नहीं। अब हम इनकी बारंबारता देखेंगे, किसकी कितनी आवर्ती है, फ्रीक्वेंसी है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर गणना चिन्ह सारणी बनाते हो, अर्थात टेली चिन्ह वाली, तो उसके अंदर आप वो रेखाएं खींचकर प्रदर्शित कर सकते हो कि कौन कितनी बार आया है, उसकी कितनी आवर्ती है। तो ये 9th क्लास के अंदर आता है कि टेली चिन्ह भी लगाइए, तो आप टेली चिन्ह आसानी से लगा सकते हो। ऐसे खड़ी रेखाएं खींच के 4 रेखाएं खड़ी खींचते हैं ऐसे। अगर किसी की आवर्ती 5 या 5 से ज़्यादा होती है तो 4 रेखाएं ऐसे खड़ी खींच के 5वीं आवर्ती को इस प्रकार से कर देते हैं, तो ये 5 बार आवर्ती हो गई। और फ्रीक्वेंसी में उसको ऐसे 5 लिख दिया जाता है। अगर ज़्यादा हो 5 से भी, जैसे 6 या 7 बार हो, तो ऐसे 5 का एक सेट बना लेते हैं, बंडल बनाते हैं और 2 आगे और खींच देते हैं। इसका मतलब है कि उस चर की, उस आंकड़े की जो आवर्ती है वो है 7 बार। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। ये टेली चिन्ह सारणी या गणना चिन्ह सारणी है। तो यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि किस किस की कितनी आवर्ती है। जैसे यहाँ पर 0 की आवर्ती देखें तो 0 जितनी बार आया उतना आप देख लो इसके अंदर, 1 और 2 बार। तो ये 0 की जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो 2, अर्थात 0 2, कहने का मतलब 0 नंबर प्राप्त करने वाले छात्र 2 हैं। यहाँ पर 1 नंबर प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या देखें तो 1 और 2, ये भी 2 है, तो ये 2 हो गई। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्र हैं 1 2 3 4, ये 4 है, तो यहाँ पर 2 की फ्रीक्वेंसी 4 लिख दी। और अगर बंटन सारणी बनाते तो ऐसे 4 खड़ी रेखाएं खींच देते, कौन सी, टेली चिन्ह वाली। 3 की फ्रीक्वेंसी देखें हम यहाँ पर, तो ये 1 और केवल मात्र 3 की आवर्ती एक बार ही हुई है, तो ये 1 लिख दिया इसे। 5 की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, 4 इसमें आया नहीं है तो 4 को नहीं लिखा है। और अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं तो फिर उसकी आवर्ती शून्य मानेंगे, अर्थात 0 कर लेंगे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 की आवर्ती देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार आया है। तो ऐसे 4 खड़ी रेखाएं खींचकर ऐसे आड़ी रेखा खींच देंगे तो ये 5 हो जाएगा, और उसके बाद में 2 और खड़ी रेखाएं खींच देंगे तो ये 5 और 2 7 हो जाएगा। तो ऐसे टेली चिन्ह लगाते हैं। बाकी फ्रीक्वेंसी में हम सीधे ही ऐसे 5 की आवर्ती 7 है तो ये 7 लिख देते हैं। अब देखते हैं 6 की आवर्ती। 6 यहाँ पर 6 1 2 3 और 4 बार आया है, 1 2 3 4 4, तो ये 6 की आवर्ती 4 हुई है। और 7 की आवर्ती देखें तो 1 2, बस 2 बार आया है, तो ये 2 बार। तो ये तो बंटन सारणी बनाने का सिस्टम है जो आपको पूर्व में भी बता चुके, माध्यक में, माध्य में, उनमें किस प्रकार से बनाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है। देखो अभी ये जो सीधे आंकड़े दिए हुए थे, इनको हमने न अवरोही क्रम में लिखा न आरोही क्रम में लिखा, जिस प्रकार से दिए हुए उस प्रकार से ही हमने ये देख लिया कि किसकी सबसे ज़्यादा बार आवर्ती हुई है, कौन सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर आया है, वही बहुलक होता है। तो यहाँ पर 5 को देखा, 5 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 5 ही यहाँ पर बहुलक हो गया। लेकिन अगर बंटन सारणी बनानी तो आप इस प्रकार से बंटन सारणी बना सकते हो, या फिर बंटन सारणी दी हुई हो, इस प्रकार से बंटन सारणी दी हुई हो अवर्गीकृत, तो आप उसका बहुलक ज्ञात करना चाहो तो वो तो और भी आसान हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिखना है वर्ग 5 की बारंबारता सर्वाधिक है। सर्वाधिक अर्थात यहाँ पर कोष्ठक में लिख देते हो कितनी बार, 7 बार है। अतः बहुलक कौन हो गया, जिसकी आवर्ती सबसे ज्यादा बार होती है वही बहुलक। तो ये जो 5 है वो ही बहुलक हो गया। अतः बहुलक बराबर 5 है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे सर्वाधिक बारंबारता देखनी है किस वर्ग की है,
सबसे ज़्यादा बार देखना है। यहाँ पर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा 7 है। इन बारंबारताओं में जो सर्वाधिक मान है वो देखना है, वो किस वर्ग की है, वो वर्ग ही बहुलक होता है। आपको ये नहीं लिखना है कि ये 7 बार है तो 7 ही बहुलक बन जाए, अर्थात 7 को बहुलक मान लेते हैं कुछ छात्र, ये देखते हैं कि 7 बार आया है तो यही बहुलक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी संख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, वो ही बहुलक होता है। तो इस 7 को देखकर हम यहाँ पर आएंगे इस वर्ग के अंदर, जो यहाँ पर आपको मिलेगा वो ही बहुलक होगा। तो इस प्रकार से ऐसे बंटन सारणी दी हुई होने पर उसका बहुलक ज्ञात करना बहुत ही आसान हो जाता है। अर्थात आपको सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है और वो किस वर्ग की है, किस वर्ग से संबंधित है, वही आपका बहुलक हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बहुलक 5 है, जो हमने सर्वाधिक बारंबारता देख के पता कर लिया। लेकिन यहाँ पर ये वर्ग अगर ऐसे वर्गीकृत हो, बटा हुआ हो, तो फिर थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है। अगर इस वर्ग के अंदर केवल मात्र एक ही संख्याएं हों, एक एक डिजिट है यहाँ पर, अर्थात ये बटा हुआ नहीं है, सीधे ही एक एक अंक यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो हम सबसे बड़ी बारंबारता देख के यहाँ पर ऐसे बता देते हैं कि वही बहुलक है। लेकिन अगर ये वर्गीकृत हो, बटा हुआ हो, तो फिर थोड़ा अलग हिसाब का क्वेश्चन बन जाता है, जो आपको अभी समझाएंगे। तो फिलहाल आपको ये ध्यान देना है कि ऐसे अगर कोई बंटन सारणी दी हुई हो जिसके अंदर ये वर्ग बटा हुआ नहीं हो, अर्थात केवल मात्र उनके अंदर एक एक संख्या ही हो, तो आप बहुलक सीधे ही देख के बता सकते हो। इसमें हल करने की कोई विधि नहीं है या हल करने का कोई और तरीका नहीं है, सीधे यहाँ पर आंसर बताया जाता है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर कुछ हल करें, कुछ बताएं और फिर इस 5 को प्राप्त करें, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि एक फॉर्मूला जरूर है जो वर्गीकृत बंटन सारणी के लिए काम में आता है, अगर वो भी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी ये 5 ही आएगा सीधे ही। उस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब ये वर्ग बटा हुआ होता है, तब यहाँ पर केवल एकमात्र मान नहीं होता, अर्थात ये जो वर्ग होता है वो कुछ रेंज वाला होता है, जैसे 0 से 10 है या 10 से 20 है या 20 से 30, तो 20 से 30 अगर इस प्रकार से है तो उसके अंदर हमें जो निश्चित बहुलक होता है उसको प्राप्त करना होता है, ज्ञात करना होता है। तो आप फिलहाल ऐसे ये सामान्य बंटन सारणी है उसका माध्य ज्ञात, ये बहुलक ज्ञात करना समझोगे, जो 9th क्लास के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं वर्गीकृत बंटन सारणी का बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जाए, जो वेरी इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए। 10th बोर्ड में वर्गीकृत बंटन सारणी के बहुलक ज्ञात करने के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो हम यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जिसके अंदर ये बंटन सारणी वर्गीकृत हो, बटी हुई हो, अर्थात वर्ग बटा हुआ हो। तो कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं अपनी इच्छा से, क्योंकि इस बंटन सारणी के अनुसार कोई क्वेश्चन कठिन या सरल नहीं होता है। बहुत ही आसान चैप्टर है सांख्यिकी का। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर बंटन सारणी अलग हिसाब किया जाए तो कठिन हो जाएगा या सरल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर पहले एक बंटन सारणी ले लेते हैं, बंटन सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर वर्ग या x और नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे बंटन सारणी ले ली हमने 100 से 200, 200 से 300। ये कोई जरूरी नहीं है कि 100 से 200, 200 से 300 कहने का मतलब 100 का ये डिफरेंस हो। यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे 100 से 200 ले लिया तो 200 से मैं 250 भी ले सकता हूँ, ऐसे 250 भी लिया जा सकता है। ये 200 से 250। और फिर ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर वापस हम 250 ही लें, यहाँ पर 300 से 400 भी लिख सकते हैं। कुल मिला के बहुलक के लिए इस वर्ग का सतत होना या फिर एक निश्चित क्रम में होना कोई जरूरी नहीं है। कैसा भी वर्ग हो उसका बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, माध्य भी ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन माध्यिका के लिए आपको मैंने बताया था कि वर्ग का सतत होना जरूरी है, उसको सतत करना पड़ता है अगर कोई क्वेश्चन असतत वाले होते हैं तो। जो आपको लास्ट वाले जो वीडियो होगा माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों उसमें बताएंगे, उसमें सतत करके और बता देंगे। तो यहाँ पर 100 से 200, 200 से 250, 250 से ले लेते हैं हम 350, 350 से 400 ले लिया, 400 से ये 500 ले लिया। इस प्रकार से किसी प्रकार का ये वर्ग हो सकता है।
फ्रीक्वेंसियाँ हैं इनकी कुछ भी हो सकती है, जैसे 8 है, 12 है, 5 है, 4 है और ऐसे 1 है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का ये बंटन आ सकता है, लेकिन बस ये है कि ये वर्गीकृत है। इसका जो वर्ग है ये बटा हुआ है, प्रत्येक वर्ग बटा हुआ है एक निश्चित रेंज के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें बहुलक ज्ञात करने के लिए एक थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी बहुलक ज्ञात करने के लिए, जिसमें हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो देखो ये ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 10th बोर्ड क्लास के लिए। इसी प्रकार का ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, क्योंकि अगर ये वर्गीकृत, ये बंटन अगर वर्गीकृत नहीं होगा, बटा हुआ नहीं होगा, तब तो बहुलक याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि हम सीधे ही बंटन सारणी को देख के बहुलक बता देंगे, एक ही लाइन के अंदर आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो ज़्यादातर बोर्ड में आता नहीं है, 9th क्लास में आता है। तो बोर्ड में ऐसे वर्गीकृत जो वर्ग है उस प्रकार का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अभी आपको मैंने बताया उस हिसाब से हम बहुलक ज्ञात करें, देखें, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि आप सर्वाधिक बारंबारता देख लो किस वर्ग की है, वो वर्ग ही बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले इस सारणी को हम उतारते हैं, वर्ग लिखते हैं पहले 100 से 200। ये कोई जरूरी नहीं कि 100 से 200 ही आए, ये 10 से 20, 20 से 30, 40 से 50 ऐसे भी आ सकता है, या 5 से 15, 15 से 25 इस प्रकार से भी हो सकता है। इससे ये कठिनाइयाँ सरल नहीं होता है। 200 से 250, 250 से कितना दे रखा है 350, 350 से 400, 400 से 500। तो ये इस प्रकार से बंटन है, ये और भी बड़ा हो सकता है। अगर चाहें तो इसको और बड़ा कर सकते हैं, इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा बहुलक के अंदर। अर्थात बहुलक के अंदर अगर मैं यहाँ पर इसको और बढ़ा लूँ और सर्वाधिक जो बारंबारता है अगर ये 12 ही रखूँ, तो भी उस आगे वाले वर्ग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि 5 की आवर्ती सर्वाधिक बार हुई थी, 7 बार हुई थी, बाकी और जो चर थे, मान थे, उनका वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ पर और लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 500 से 700, 700 से 1000 लिख लिया, तो इससे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम बारंबारता यहाँ पर है, उनसे सर्वाधिक जो बारंबारता है उसको देखते हैं, उसके अनुसार ही निर्धारण होता है बहुलक का। तो यहाँ पर और लिख लेते हैं 500 से 700 और 700 से 1000। ये इस प्रकार से वर्ग बना लिया हमने। और अब देखो इनकी फ्रीक्वेंसी को देखकर हम ये बताएंगे कि बहुलक वर्ग कौन सा है। बारंबारता इनकी 8, 12, 5, 4, 1, 5 और 2। अभी आपको मैंने बताया था कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं इनमें 8, 12, 5, 4, 1, 5 और 2 में सर्वाधिक बड़ी बारंबारता कौन है 12 है। इस 12 को देखकर हम इधर आएंगे वर्ग की तरफ। ये जो वर्ग है 200 से 250, 200 से 250 वाला जो वर्ग है वो ही क्या है बहुलक वर्ग। अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको ये जो बंटन सारणी ली थी उसमें ये वर्ग अवर्गीकृत लिया था, अर्थात एक निश्चित मानता वर्ग के अंदर 5 था, वो 5 क्या हो गया था बहुलक हो गया था। लेकिन यहाँ पर इस 12 को देखकर हम यहाँ पर आते हैं बहुलक निकालने के लिए। तो यहाँ पर बहुलक है 200 से लेके 350 के अंदर, 200 से लेके 250 के अंदर, अर्थात 200 से लेके 250 के अंदर कुछ भी मान बहुलक हो सकता है, जिसका हमें पता करना है, ज्ञात करना है। तो ये बहुलक वर्ग हो गया, ये बहुलक वर्ग है 200 से 50। यहाँ पर आप लिख दोगे सर्वाधिक बारंबारता अर्थात कितनी 12 वर्ग 200 से 250 की है, अतः बहुलक वर्ग बराबर 200 से 250 है। अर्थात इससे
ये पता चलता है कि बहुलक 200 से 250 के अंदर है। अगर यहाँ पे एक निश्चित मान होता, केवल एक ही संख्या होती, तो वो ही आंसर हो जाता। जैसे अभी पहले पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि 5 ही बहुलक है जिसकी आवृत्ति 7 बार हुई थी। लेकिन यहाँ पर हम किसको बताएं बहुलक? 200 को बताएं या 201, 202, 203, 250 तक का मान है, अर्थात इसकी रेंज, अर्थात इसका प्रास 50 तक है, 50 है। तो उनमें से कौन सा मान बहुलक होगा, ये ऐसे देखकर नहीं बताया जा सकता। हम सीधे ये नहीं कह सकते कि 200 बहुलक है या 250 बहुलक है या 225 है। ऐसे नहीं कि दोनों का बीच वाला मान ले 225, तो वो भी ठीक नहीं है। इसके लिए हमें एक वर्गीकृत बंटन सारणी का बहुलक ज्ञात करने वाला फॉर्मूला होता है, वो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। ये वर्ग अगर वर्गीकृत बन जाता है तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है और उसके हल करने की प्रक्रिया भी चेंज हो जाती है। और अगर ये वर्ग में केवल एक एक संख्या होती है केवल मात्र, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। सीधे ही हम सब सर्वाधिक बारंबारता देख के बहुलक बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो बंटन सारणी दी हुई है इसमें सर्वाधिक बारंबारता देखनी है, सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है। और सबसे बड़ी बारंबारता को देखकर वो किस वर्ग की है उसको आपको हाईलाइट कर देना है, इस प्रकार से थोड़ा गहरा कर देना है, अर्थात ये बहुलक वर्ग है। और इधर आपको तीर का निशान लगा के लिख देना है बहुलक वर्ग, ऐसे ये बहुलक वर्ग। इससे ये पता चलता है कि बहुलक आपका 200 से 250 के अंदर है, एक निश्चित मान वाला जिसको हमें प्राप्त करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं आपको फॉर्मूला लिखा रहा हूं, आपको उसको याद करना है। बहुलक बराबर L प्लस, ऐसे कोष्टक लगाना है, F1 माइनस F0 बटे वे 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये वर्गीकृत बंटन सारणी का बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला है जिसको आपको इस्तेमाल करना है। जिस प्रकार से हम माध्यिका ज्ञात करते थे उसी प्रकार से ये बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला याद होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है माध्यिका की तरह कि इनमें ये जो दिए गए मान है ये क्या होते हैं, कहाँ मिलेंगे आपको, इसका पता भी आपको होना जरूरी है। तो हम यहाँ पर पहले ये समझेंगे कि ये L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या है और ये F2 और H क्या है, ये देखते हैं। तो देखो माध्यिका के अंदर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, अर्थात माध्यक जो वर्ग आप प्राप्त करते हो n/2 करके, उसकी निम्न सीमा होती है लिटिल सीमा। वैसे ही यहाँ पर L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। उसके बाद आता है F1 ऊपर, F1 अर्थात फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट, बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो F1 है बहुलक, ये जो बहुलक वर्ग है इसकी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी। L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 200, तो ये बहुलक वर्ग की बारंबारता है F1, फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हम बात करें F0, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट अर्थात F1 है तो 1 से पहले 0 आता है और 1 के बाद में 2 आता है, अर्थात 0 1 2 इस प्रकार से। तो F1 है बहुलक वर्ग से ठीक, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, तो F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, पहले वाली बारंबारता। तो F1 के बाद में आता है F0, F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले या पूर्व की बारंबारता। आपको ये ध्यान रखना है कि बहुलक के लिए जो बंटन सारणी दी होती है बहुलक ज्ञात करने के लिए, ऐसे
इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसे नहीं कि कोई मध्यमान निकाले या संचयी बारंबारता बनाए या और कुछ करे, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। अगर माध्य होता तो माध्य के लिए तो हम मध्यमान ज्ञात करते और आगे की प्रक्रिया अपनाते। अगर माध्यक होता तो माध्य के लिए हम संचयी बारंबारता बनाते, CF बनाते। लेकिन बहुलक के लिए ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सब सर्वाधिक बड़ी बारंबारता देखनी है और ये पता करना है कि ये किस वर्ग की है और उसके बाद में ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता। F2 है बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। तो ये बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली, जैसे ये बहुलक वर्ग की बारंबारता है तो इसके बाद F2 आएगा, 1 के बाद में क्या आएगा F2। तो ये बहुलक वर्ग के से ठीक बाद की बारंबारता है। तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। और उसके बाद में आता है H वही माध्यक की तरह, जैसे माध्यक के अंदर H क्या था, माध्यक वर्ग का अंतराल था। तो यहाँ पर H बहुलक वर्ग का अंतराल होगा। H है बहुलक वर्ग का अंतर या फिर अंतराल या फिर ऊंचाई। तो ये आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से समझना है। फॉर्मूला है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे हुए 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर जो F2 है इसमें ये 2 सिर्फ एक संकेतक है, गुणा नहीं है F से कि आप ये समझो कि बारंबारता से या कोई भी मान उसे 2 गुणा होगा। ये सिर्फ संकेत है 2, अर्थात इसको थोड़ा छोटा लिखना है, संकेत के रूप में है ये F2। ये F0 भी संकेत के रूप में, ऐसे नहीं कि 0 गुणा है। यहाँ पर भी F0 का मतलब है कि F0 अर्थात बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता। इसका मतलब ये नहीं कि उसको 0 से गुणा करना है। Fi या F1 है, इसको I भी बोलते हैं या F1 भी बोलते हैं। ये 1 F1 का मतलब ऐसे नहीं कि 1 से गुणा है, इसका मतलब है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ये 1 0 2 ये सिर्फ संकेतक है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये जो 2 है ये इनटू में है, अर्थात 2 को F1 से आपको गुणा करना है, ये ध्यान रखना है। कुछ छात्र इसको छोड़ देते हैं कि ये भी एक प्रकार से संकेतक के रूप में है और सीधे F1 ही ले लेते हैं। और कुछ छात्र ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पे 2 है वो गुणा में है तो F वाले किसी भी मान को वो 2 से गुणा कर देते हैं और गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से समझना है। F2 का मतलब बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता है, न कि किसी 2 से या और कुछ से गुणा करना है। F0 का मतलब बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, न कि किसी 0 से गुणा करना है। और F1 वही बहुलक वर्ग की बारंबारता, लेकिन उसको 2 से गुणा करना है, तो ये 2 इंटू में है। और H बाहर पूरे मान से गुणा होगा, अर्थात ऊंचाई पूरे से गुणा करनी है। तो ये इस प्रकार से आपको फॉर्मूला याद करना है और ये पूरी डिटेल आपको लिखनी है। कुछ छात्र क्या करते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर बहुलक निकाल लेते हैं। ये जो मान है कि F1 L F0 F2 H ये क्या है ये नहीं बताते हैं। तो ऐसा करने पर आपको पूरे अंक प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन 6 अंक का आता है और 6 अंक के अंदर हम पूरी सूचना नहीं देते हैं, पूरी जानकारी नहीं बताते हैं, तो फिर पूरे नंबर भी नहीं मिलते हैं, पूरे अंक भी नहीं दिए जाते हैं। इसलिए 1 या 2 नंबर ये न बताने के कारण काट लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सूत्र को पूरा अच्छी तरह से आपको लिखकर समझाना है, बताना है कि इसके अंदर L क्या है, F1 क्या है, F0 F2 H ये क्या है। तो आपको एक बार मैं और बता रहा हूँ, L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो आपने बहुलक वर्ग किया है सबसे बड़ी बारंबारता देख के उसकी निम्न सीमा, उसकी छोटी सीमा। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट अर्थात बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो आपने बहुलक वर्ग किया है उसकी बारंबारता या सबसे बड़ी बारंबारता भी कह सकते हो इसको, अर्थात दी गई बंटन सारणी की सर्वाधिक बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता ही F1 होती है। सबसे फर्स्ट, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे जो आती है सबसे बड़ी बारंबारता आती है वही F1 है। या सीधी सी बात है बहुलक वर्ग की बारंबारता है F1। उसके बाद आता है F0। F0 है बहुलक जो वर्ग किया है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, ठीक पहले वाली, इसके ऊपर और भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर तो खैर 8 ही है, लेकिन अगर 8 से और भी ऊपर होती तो वो F0 नहीं होती, सिर्फ बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली आपको बारंबारता ही F0 माननी है। जिस प्रकार से यहाँ पर F2 है, F2 है बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। जैसे ये बहुलक वर्ग है
तो इस ये बहुलक वर्ग है, तो इससे ठीक बाद की बारंबारता 5 है, उसके बाद 4 भी है, 1 भी है, और 5 और 2 भी है, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता देखनी है, तो ये F2 होती है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता। और उसके बाद में आता है H है बहुलक वर्ग का अंतराल, जो बहुलक वर्ग है उसमें अंतर। कोई जरूरी नहीं कि अंतर सब में समान है, जैसे यहाँ पर सब में समान नहीं है, कहीं पर 50 का अंतर तो कहीं पर 100 का अंतर है। हमें तो सिर्फ बहुलक वर्ग का अंतर देखना है कितना है, वही होता है H। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से लिखकर इस्तेमाल करोगे। और अब हम ज्ञात करते हैं बहुलक। देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो बहुलक होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 200 है। दूसरी बात आपको ये और बता दूं मैं कि जब हमने बहुलक वर्ग का पता किया था, अर्थात 200 से 250 जो वर्ग है उसकी फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक है, बारंबारता है, तो इससे ये कन्फर्म होता है कि बहुलक वर्ग 200 से 250 है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि आपका जो बहुलक आएगा, आप इस दिए गए फॉर्मूले से बहुलक ज्ञात करोगे, प्राप्त करोगे, वो 200 से 250 की रेंज वाला होगा, जैसे मैंने आपको माध्यक के अंदर बताया था वैसे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर आएगा, बहुलक आएगा, वो 200 या 200 से ऊंचा होगा, लेकिन 250 या 250 से नीचा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आपका आंसर 200 और 250 की रेंज का होगा, अर्थात 200 या 200 से ऊपर हो सकता है, लेकिन 250 से ऊपर नहीं हो सकता, 250 या 250 से नीचे होगा, लेकिन 200 से नीचे नहीं हो सकता। तो इससे ये पता चल जाता है कि हमारा आंसर कैसे आएगा। जो अभी आंसर निकालेंगे वो देखेंगे कि 200 या 200-250 की रेंज वाला है या नहीं है। अगर उससे बाउंस जाता है, 200 से नीचे जाता है या फिर 250 से ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है, गलती की है, जिसको आपको सुधारना है। तो यहाँ पर बहुलक L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 200 प्लस F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट 12 माइनस F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता कितनी है, 8 बटे में आपको लिखना है 2 गुणा, तो ये 2 आपको सूत्र के अंदर इस्तेमाल करना है, 2 से इंटू करना है, 2 गुणा F1 माइनस F0, जो ऊपर लिखा है आपने F1 और F0 उसको ऐसे कैसे उतार लेना है। तो ये 2F1 अर्थात F1 12 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, माइनस F0 अर्थात 8 है ही, और माइनस F2 अर्थात बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता जो यहाँ पर है 12 के बाद में क्या आ रहा है 5, तो ये -5 और गुणा H बहुलक वर्ग का अंतराल जो यहाँ पर कितना है 50 है। 200 से 250 में 50 का अंतर है। तो इस प्रकार से आप ये लिखोगे। यहाँ पर भी आपको लिखना है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर तो सिर्फ ये सूचना दी जाती है, लेकिन आप क्वेश्चन को हल कर रहे हो तो फिर आपको ये भी बता देना है कि क्वेश्चन के अंदर L क्या है, कितना मान है, वो मान भी बताना है। तो L का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी, 200। F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता या सबसे बड़ी बारंबारता 12, F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता 8, F2 है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता 5, और H है बहुलक वर्ग का अंतराल 50। तो यहाँ पर भी आपको ये लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए L 200 है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बड़ा कोष्टक F1 है 12, F1 माइनस F0 12 माइनस 8 अर्थात 12 में से 8 गया तो 4 बचा, तो ये F1 माइनस F0 का मान आ गया 4 बटे में 2 गुणा 12, ये 12 तो इंटू F1 है 12। लेकिन आपको देखिए ध्यान रखना है F0 और F2 यहाँ पर माइनस में है फॉर्मूले के अंदर, F0 भी माइनस है और F2 भी क्या है माइनस का, अर्थात घटेगा। तो ये माइनस वाले दोनों मान एक जगह हो जाएंगे, इनको मिला लेंगे, अर्थात F0 को और F2 को जोड़ देना है आपको माइनस के अंदर। तो माइनस का 8 और माइनस का 5 मिलकर हो जाएगा माइनस का 13। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ छात्र क्या करते हैं, केवल मात्र 8 को घटा देते हैं, बाकी 5 को नहीं घटाते, या फिर 8 में 5 घटा देते हैं। ये 8 माइनस 5 है तो इस 8 में 5 घटा देते हैं, जबकि 8 प्लस का होता तो 5 घटता। 8 भी माइनस का है, अर्थात F0 भी घट रहा है, F1 भी घट रहा है, ये F2 भी घट रहा है, तो दोनों ही घट रहे हैं, तो दोनों ही माइनस के हैं, दोनों ही एक जगह हो जाएंगे। तो 8 और 5 13 हो जाएगा माइनस का, और गुणा H है 50। इस प्रकार से आपको ध्यान से इसको सरल करना है, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि कुछ छात्र सूत्र भी अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, ये पूरी सूचना डिटेल याद कर लेते हैं,
बहुलक वर्ग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये भी वो समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हल करते समय मिस्टेक कर देते हैं कि क्या गुणा करना है, क्या बाकी करना है, क्या जोड़ना है, वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि माइनस माइनस वाली संख्या आपस में जुड़कर एक जगह हो जाती है, प्लस वाली अलग रहती है। अब आपको आगे ध्यान देना है 200 प्लस, कुछ छात्र यहाँ पर प्लस करते करते इंटू कर देते हैं, गुणा कर देते हैं और गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, तो गलत हो जाता है। यहाँ पर देखिए ऊपर तो है 4 और ये जो 50 है वो भी गुणा में आएगा, तो चाहो तो आप 50 को 4 से गुणा कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि अंश से गुणा है ये 50, तो 5 का 20 ये 200 हो जाएगा। 50 गुणा 4 200 हो गया। लेकिन नीचे देखो कुछ छात्र क्या करते हैं, इस 12 के अंदर 13 घटाने की कोशिश करते हैं। 12 में नहीं, पहले यहाँ पर गुणा होगा, उसके बाद में 13 घटेगा। सबसे पहले गुणा होता है, अगर गुणा भाग जोड़ बाकी इस प्रकार की संक्रियाएं हो गणित के अंदर, तो सबसे पहले भाग किया जाता है, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ या बाकी करते हैं। तो यहाँ पर देखो गुणा भी हो रही है 2 संख्या और घट भी रही है, तो यहाँ पर ये गुणा होगा। 12 को 2 से गुणा करेंगे पहले, उसके बाद ही कोई संख्या घटाएंगे। ऐसे नहीं कि हम 12 में 13 घटा के माइनस का 1 कर दे और माइनस के 1 को फिर 2 से गुणा करके माइनस का 2 कर दे, तो ऐसे गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले गुणा वाली संक्रिया होती है, तो गुणा करोगे आप 12 को 2 से, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, तो ये 24 और माइनस 13 है, ये 13 रहा। जो 50 गुणा था वो आपने अंश से गुणा कर दिया 4 से, तो 200 बन गया। अब आपको घटाना है 200 प्लस, साथ साथ ये 200 है उसको अंत में काम में लेना है। कुछ छात्र क्या करते हैं 200 को छोड़ देते हैं और ये जो प्रक्रिया है वही अपनाते रहते हैं, और लास्ट में जब इसका मान आता है उसके बाद 200 जोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसको भी साथ में रखना, आपको लिखते जाना है। देखो 200 बटे 24 में 13 घटाएंगे हम, तो कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। 4 में 3 गया तो 1 और 2 में 1 गया तो 1, तो ये 11 आ गया। तो इस प्रकार से आपको घटाना है। अब सीधा सा सरल सा यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, 200 के अंदर आपको 11 का भाग देना है, तो ये हो गया 200 प्लस 11 का भाग देते हैं हम। 20 में 11 का भाग देंगे पहले, 11 कम 11 एक बार जाएगा, बचेगा 9, 0 उतारेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 के अंदर 11 का भाग देंगे तो 11 8 88 हो जाएगा, 8 बार जाएगा और 2 बच जाएगा। अब आगे कुछ उतारने के लिए नहीं है और आपके पास शेष पर 2 बच रहा है, तो इस 2 को आप 20 बना लोगे भाग को तोड़कर, और यहाँ पर भागफल में आपको पॉइंट लगा देना है, दशमलव लगा देना है। तो 2 20 बन गया, 20 के अंदर आप 11 का भाग दोगे तो वही 11 कम 11, फिर से आपका 9 बचेगा, 90 हो जाएगा, फिर 11 8 88, फिर 2 बचेगा, तो ये 1 8 1 8 1 8 आता जाएगा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, कभी भी ये भाग पूरा नहीं होगा। तो आपको लगभग लगा के छोड़ देना है, ये लगभग हो गया। और लास्ट में बच भी क्या रहा है, 2 ही बच रहा है, आधे 11 के आधे से ज़्यादा भी नहीं बच रहा है, इसलिए आपको ऐसा नहीं कि इस अंक को 1 बढ़ा दें, तो बढ़ाना भी नहीं है, ऐसे ही लगभग लगा देना है। अब देखिए 200 और 18.18, 200 और 18.18, ये हो गया 218.18 लगभग, और ये आपका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, जो बहुत ही आसान है। अब इससे ये पता चलता है कि जो बहुलक आया है 218.18 आया है, 218 अर्थात ये 200 और 250 है उसके अंदर ही है, इससे बाउंस नहीं गया है, न ज़्यादा के ऊपर है न कम है। तो इससे ये पता चलता है कि ये उत्तर जो है वो लगभग सही है। तो इस प्रकार से बहुलक ज्ञात करने की प्रक्रिया है, जो बहुत ही आसान है, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, बार बार समझाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, ये वर्गीकृत बंटन सारणी किसी भी प्रकार की दी हुई हो सकती है। यहाँ पर 10 से 20 भी हो सकता है, जैसे 100 से 200 है, या 1000 से 2000 भी हो सकता है, 1000 से 1200 भी हो सकता है, कुछ भी मान हो सकता है। इससे न कठिन होगा न सरल होगा, जैसा सामान्य ये बहुलक ज्ञात करते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं सभी, चाहे कैसे भी मान आए, कैसे भी आंकड़े आए। तो इस प्रकार से हम कोई बंटन सारणी ले लेंगे और इसको ऐसे पोर्टेबल उतार कर उसमें ये देखेंगे कि सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है, किस वर्ग की है। जिस वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो वर्ग ही बहुलक वर्ग होता है। इधर तीर का निशान लगा के बहुलक वर्ग ले देते हैं। जैसे यहाँ पर 12 है सबसे बड़ी बारंबारता, तो 200 से 250 वाले वर्ग की है, इसलिए वो बहुलक वर्ग हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, बहुलक वर्ग को नोट कर लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा पेन से गहरा कर देते हैं, जिससे कि
लिखने में देखने में आसानी होती है। उसके बाद ये वर्गीकृत बंटन सारणी का जो बहुलक याद करने का फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करते हैं। बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक अंश के अंदर लिखोगे आप F1 माइनस F0 बटे में आप 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 और कोष्टक बंद करके गुणा H कर दोगे। L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो यहाँ पर बहुलक वर्ग आपने किया है उसकी निम्न सीमा ये L है, ये L। F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट। F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी, ये पूर्व की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता F0। F2 है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता ये, और H है बहुलक वर्ग का अंतराल, वर्ग अंतराल हाइट अर्थात ऊंचाई, वर्ग की ऊंचाई 200 से 250 के अंदर वर्ग कितना ऊंचा है ये। कुछ छात्र यहाँ पर देखकर लिख देते हैं कि ये तो 100 का अंतर है, इसलिए H 100 ले लेते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है। बहुलक वर्ग के अंदर कितना अंतर है वो ही H आपको लेनी है, तो H है 50 का अंतर है। उसके बाद बहुलक में मान रखेंगे L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F2 इंटू H। L है 200 प्लस F1 12 है माइनस F0 8 है बटे 2 गुणा F1 12 माइनस वही F0 8 माइनस F2 5 है और इंटू H है 50 वो लिख दिया। 12 में 8 गया तो 4 बचा, और अब माइनस का 8 और माइनस का 5 माइनस का 13 हो गया, 2 गुणा 12 माइनस 13 गुणा 50। यहाँ पर आपको 200 प्लस 4 को 50 से गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा, और 12 को 2 से गुणा करेंगे पहले तो 12 दूना 24 माइनस आगे 13 तो 24 माइनस 13 हो जाएगा। 200 प्लस 200 बटे हुए 24 में 13 घटाएंगे तो आएगा 11, ये 11 का भाग देंगे हम 200 के अंदर तो आएगा 18.18। 200 के अंदर 11 का भाग देते हैं तो 18.18 आता है, 18.1818। इस प्रकार से ये आवर्ती अंक है, आते रहेंगे ऐसे, तो आपको लगभग लगा देना है, दशमलव के बाद 2 अंक निकाल कर 200 और 18.18 तो ये 218.18 हो जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आराम से बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है ये आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हो, और अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो बहुलक के क्वेश्चन है वो भी आप हल कर सकते हो। अगले वीडियो के अंदर आपको ये बताएंगे कि ये बहुलक सबसे बड़ी बारंबारता है, अगर समान 2 हो या 3 हो तो फिर बहुलक कैसे ज्ञात किया जाए, या फिर सबसे बड़ी बारंबारता प्रारंभ में आ जाए तो फिर F0 क्या हो, अगर लास्ट में सबसे बड़ी बारंबारता है तो फिर F2 क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो के अंदर और बताएंगे। आज आप फिलहाल इस प्रकार की सामान्य बंटन सारणी से बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं इनको आपको तैयार करना है, और अच्छी तरह से समझकर आप रफ कॉपी में इनको हल करना, और अगर कोई समस्या है तो फिर आप हमसे पूछना कि किस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, तो हम उसको बताने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आज आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करना, हमें बताना, और पसंद आया हो तो आप लाइक भी करना साथ में, और अपने अन्य जो सहपाठी है, मित्र है, उनको भी आप इसको शेयर करके बताना कि आप भी ये फ़ायदा उठा सकते हो, देख सकते हो। 9th क्लास वाले छात्रों को भी आप ये बता सकते हो, समझा सकते हो, 10th क्लास वाले छात्रों को, क्योंकि दोनों के लिए ये कॉमन चैप्टर है, और दोनों क्लास कहने का मतलब 9th क्लास से जब 10th क्लास में जाएंगे तब भी ये चैप्टर उनके वैसे के वैसे मिलेगा, इसको नहीं हटाएंगे। तो आप अच्छे से तैयार करना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।